नमस्कार। कोरोना से जुड़े आपके सवालों के लिए हम ये खास शो आपके लिए लेकर आते हैं। इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस शो के जरिए हम कोरोना से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी लगातार बदल रही है और कोशिश है कि आप ये जान सकें कि दूसरों की किन गलतियों से आपको सीख लेनी चाहिए। देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट से बात करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीमारी बदल रही है। आपके सवालों के जवाब भी हमारे एक्सपर्ट्स देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज के शो में आपको बताएं कि वैक्सीन के इंतजार के बीच एक अच्छी और बड़ी खबर आई है। ब्रिटेन में फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोरोना की किसी वैक्सीन को अप्रूवल देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू होगा। ब्रिटेन ने फाइजर से 4 करोड़ डोज खरीद ली हैं और क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन के 95% तक असरदार रहने का दावा किया गया है। हालांकि इस वैक्सीन से भारत के लिए फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ना तो हमारा फाइजर के साथ कोई करार है और ना ही इसके स्टोरेज के लायक तापमान हमारे यहाँ है। तो सबसे महत्वपूर्ण कि इस वैक्सीन की कीमत आम भारतीयों के लिए काफी ज्यादा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लंदन से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, जो कि यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस का हिस्सा है। डॉक्टर वीर, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। एक अच्छी खबर ब्रिटेन के लोगों के लिए, यूके के लोगों के लिए कि वैक्सीन को वहां पर अब अप्रूवल मिल गया है, तो एक हफ्ते में लगना शुरू होगी। अब यहां से आप बताइए कि क्या प्रोसेस जो है वहां पर अपनाया जा रहा है, किस तरीके से टीकाकरण जो है वो किए जाने की तैयारी की जा रही है। जी शुक्रिया ताबिश, मुझे शो पे बुलाने के लिए। पिछले 2-3 हफ्ते में काफी खबरें आ रही थी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो यूके की गवर्नमेंट चूज करेगी, और अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि फाइजर की वैक्सीन वो वैक्सीन होगी जो सबसे पहले चूज करी जाएगी यूके में लोगों को देने के लिए। कल ही हमें पता लगा कि हम 50 हॉस्पिटल्स में इस वैक्सीन को स्टोर करेंगे थ्रू आउट द यूके, और उन हॉस्पिटल से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स में इस वैक्सीन को भेजा जाएगा। तो हमारे एरिया में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चुना गया है वो एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है। वहां पे हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे, और उसके बाद हमें बोला गया है कि 15 मिनट तक हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज ये एक ऐसी वैक्सीन है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले दुनिया में लोगों को दी जाएगी। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होगी, उनके वाइटल्स चेक करना कि उनको कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जिससे उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जो सबसे पहले ये वैक्सीन मिलेगी जिन लोगों को, वो होंगे केयर होम रेजिडेंट्स, यानी कि नर्सिंग होम रेजिडेंट्स और उनके जो केयर वर्कर्स हैं। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 70 से ऊपर, फिर 60 से ऊपर और 50 के ऊपर जो उम्र के लोग हैं, उनको इस हिसाब से ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगी। 40 मिलियन डोजेज यूके के गवर्नमेंट ने टोटल ऑर्डर करे हैं फाइजर वैक्सीन की, और 10 मिलियन उसमें से 31 दिसंबर से पहले यूके में आने वाले हैं। डॉक्टर वीर, अब क्योंकि कोरोना वैक्सीन का पूरी दुनिया में इंतजार हो रहा है, तो इससे जुड़ी भी कोई भी खबर होती है तो सबकी उस पर नजर होती है। लेकिन अगर इस वैक्सीन को हम देखें तो भारत के लोगों को इससे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? क्या यहां पर भी कुछ उम्मीद है इसकी? देखिए, ये वैक्सीन भारत के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बिकॉज जैसे आपने मेंशन करा, इसका जो तापमान है वो -70 डिग्री सेल्सियस है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसको -70 डिग्री सेल्सियस में क्यों स्टोर करना पड़ता है। वो इसका रीजन ये है कि ये एक mRNA वैक्सीन है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो पहले दुनिया में नहीं बनाई गई है। mRNA एक जेनेटिक कोड है जिसको हम एक नैनो पार्टिकल में डालकर अपने सेल्स में हम इनको इंसर्ट करेंगे। हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, वो वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे और उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा बॉडी का। तो इसको स्टोर करने के लिए जो थर्मल सेंसर, जो ड्राई आइस, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगी, जो कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए, वो इंडिया में और कई सारे देशों में बहुत मुश्किल होगी। यूके में भी इसकी बहुत मुश्किल से ये स्टोरेज और लॉजिस्टिकल मूवमेंट होने वाली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैक्सीन जब आप एक बार उसको खोल लो, इसका जो वायल एक बार खोला जाए, तो 5 दिन में इसको यूज करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत डिफिकल्ट होंगी टू एडमिनिस्टर इन इंडिया, स्पेशली जो रूरल एरियाज में, जो रूरल एरियाज हैं इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे एडमिनिस्टर करना ऐसे बहुत मुश्किल होगा। अभी भी इंडिया के लिए एस्ट्राजेनेका
और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो नंबर 1 चॉइस है, नॉट ओनली बिकॉज उसका प्राइस कम है बट ऑल्सो उसकी जो स्टोरेज है वो -2 to -8 डिग्रीज में करी जा सकती है, जो बहुत आसानी से किसी भी फ्रीजर में रख के उसको स्टोर कर सकते हैं। शुक्रिया वीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सब जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये जो वैक्सीन है फाइजर बायोएनटेक की, इसको ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई और अगले हफ्ते से इसका टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन भारत में अभी फिलहाल इसकी उम्मीद ज्यादा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो उसको रखना थोड़ा मुश्किल है, -70 डिग्री तक तापमान इसके लिए चाहिए, थोड़ा महंगी भी है कीमत के लिहाज से। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा खतरा फेफड़ों के संक्रमण का होता है। ज्यादातर मरीजों की मौत फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने से ही हो रही है। इस बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर आई, जहां 31 साल के कोरोना मरीज का सफल लंग ट्रांसप्लांट किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से उनके फेफड़े जो है वो पूरी तरह से खराब हो गए थे। जयपुर की एक महिला की मौत के बाद उसके फेफड़ों को इस शख्स में ट्रांसप्लांट किया गया। 10 घंटे की मैराथन सर्जरी के बाद मैक्स अस्पताल ने दिल्ली के डॉक्टरों ने वहां के कोविड मरीज को नई जिंदगी दी। कोरोना के साइलेंट अटैक ने फेफड़ों को घातक चोट पहुंचाई है। मुंबई ब्रीच कैंडी, स्किम्स श्रीनगर और इटली के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन द्वारा तैयार किए गए इंडियन चेस्ट सोसाइटी जर्नल में छपे इस रिव्यू पेपर में कहा गया है कि कोविड के भूकंप के बाद पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस सुनामी की तरह हो सकती है। लंग फाइब्रोसिस बीमारी में फेफड़ों के अंदर मौजूद ऊतक यानी टिश्यू सूजने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे खून का बहाव शरीर में कम होने लगता है। स्थिति गंभीर हुई तो दिल ढंग से काम नहीं करता। नतीजा मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक या गंभीर अवस्था में मौत भी हो सकती है। रिव्यू पेपर में बताया गया है कि 5 से 10% कोविड मरीजों में लंग फाइब्रोसिस की शिकायत दिख रही है। माना गया है कि लंबे समय तक आईसीयू वेंटिलेटर पर रहे मरीज, बुजुर्ग, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वालों को ये अधिक प्रभावित करता है। पेपर में इसे पोस्ट कोविड-19 इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा गया है। इनमें से कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें आईवी के जरिए स्टेरॉइड दिया गया और लंबे समय तक ये एंटीवायरल लेते रहे। चेस्ट फिजिशियंस के जो पेपर पब्लिश हुए उसके रिव्यू की बात करते हैं तो उससे हम लोग भी सहमत हैं, क्योंकि हमारे पास में भी सेम फिगर्स है। अराउंड 5 to 10% पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जाके, और जिसमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, यानी COPD, अस्थमैटिक्स, वो लोग यूजुअली पल्मोनरी फाइब्रोसिस के शिकार होते हैं। आज भी ऐसे करीब 20% पेशेंट्स हैं जिनको हमको फाइब्रोसिस लग रहा था, उसमें 20% पेशेंट्स हैं जो कि सचमुच फाइब्रोसिस के शिकार हैं और उनमें ज्यादातर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बल्कि किन पेशेंट्स में थोड़ी बहुत वर्सनिंग भी दिख रही है। मुंबई के आयुष अस्पताल के डॉक्टर सुहास देसाई दिखा रहे हैं कि कैसे कोविड से हुआ लंग फाइब्रोसिस दिल को कमजोर करता है। तो ये लंग्स के फील्ड्स देखेंगे अगर ये सीटी स्कैन पे, तो अभी तक देखेंगे तो कुछ ग्राउंड प्लस ओपेसिटीज आपको नजर आ रही है। तो ये जो है पोस्ट कोविड जो न्यूमोनाइटिस डेवलप होता है लंग्स के अंदर, जो इन्फिल्ट्रेशंस डेवलप होते हैं, जो ओपेसिटीज आती है, उसकी वजह से है। और ये जो असर है कुछ महीनों तक पेशेंट्स के लंग्स में रहता है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो हार्ट के ऊपर हुआ जो असर है तो वो इधर पता चल रहा है, और उसी की वजह से जो है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो आगे चल के कम होता है। रिव्यू पेपर में इससे बचने या रिकवर होने के लिए वक्त पर कई दवाइयों के साथ होम ऑक्सीजन थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, अच्छे पोषण जैसे कई उपाय सुझाए गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चूंकि बीमारी का फिलहाल तय इलाज नहीं, इसलिए सबसे बड़ा इलाज है बचाव। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से फेफड़ों पर असर डालता है कोरोना और कितना गंभीर समस्या ये पैदा करता है। डॉक्टर राहुल चंदोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। डॉक्टर चंदोला, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपसे 2 सवाल मेरे छोटे छोटे होंगे। एक तो ये कि ये लंग ट्रांसप्लांट कितना चैलेंजिंग था, और लोगों के पास अगर किसी को जरूरत पड़ती है खुदा ना खास्ता, तो ये कैसा एक जो इलाज है वो होता है। और दूसरा, जो ये फाइब्रोसिस की बात की जा रही है, ये कितना गंभीर समस्या होती है और ये कैसे पता लगाया जाए अगर किसी को इस तरह की समस्याएं होती हैं तो? जी देखिए, वर्ल्ड ओवर जो है लंग की एंड स्टेज डिजीजेस बहुत कॉमन है, स्पेशली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे एल्डरली पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। यंगर जो जनरेशन है, यंगर लोग हैं, उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉमन होती है। हमारी कंट्री में थोड़ा सा कम कॉमन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, बट इंटरस्टिशियल लंग डिजीज COPD बहुत कॉमन है। सो ऐसे पेशेंट जो
एंड स्टेज डिजीज के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको लंग ट्रांसप्लांट रेकमेंडेड होता है, क्योंकि वो सारी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। जनरली ये पेशेंट बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पे होते हैं, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर ऑक्सीजन चलती है इनको, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। इस हद तक पुअर होती है कि इनका न्यूट्रिशन बहुत खराब होता है, साथ में ये चल नहीं पाते। चलना तो दूर की बात, अगर वो किसी से बात करेंगे तो उसमें भी डिसैचुरेट करते हैं। सो इन इफेक्ट ये मरीज जो हैं बस अपने बेड से ही बंधे रह जाते हैं, और एज अ रिजल्ट मसल लॉस होता है, बहुत सारा वेट लॉस होता है, खाना पीना नहीं खाते हैं, बहुत ही स्टेट में होते हैं ये पेशेंट। बिफोर दे रीच दिस स्टेज दे शुड बी ऑफर्ड लंग ट्रांसप्लांटेशन। और लंग ट्रांसप्लांट जो है एक बहुत अच्छी मोडालिटी है इन पेशेंट्स के लिए। ये एक तो सर्वाइवल को इंप्रूव करता है ग्रेटली, और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को ट्रिमेंडसली इंप्रूव करता है। हमारे लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो है ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन से तो दूर हो ही जाते हैं, जो कि हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चलते थे वो ट्रांसप्लांट से पहले, वो ऑक्सीजन से अलग हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, खाना पीना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। हमारी रिहैब टीम उनके साथ जो है एक्टिवली काम करती है, और अल्टीमेटली वो एक अच्छा जीवन यापन व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने के बाद, हमारा एक पेशेंट अभी जो है रिसेंटली हमने जिनका ऑपरेशन 4 साल पहले किया था, वो चेन्नई मैराथन में जो है उसके बाद 6 महीने ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो दौड़ा था, और अब रेगुलरली दौड़ता है वो चेन्नई मैराथन्स में। लाइफ आप समझ सकते हैं जिस मरीज की इतनी पुअर थी, अल्टीमेटली आफ्टर ट्रांसप्लांट दैट इंप्रूव्स ट्रेमेंडसली। सो लंग ट्रांसप्लांट वाकई में जो है एक बून की तरह है इन पेशेंट्स के लिए। जहां तक कोविड की बात है, कोविड में ये एक नई बीमारी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें वर्ल्ड ओवर नहीं है। बहुत ही कम पेशेंट हैं जिनका कोविड फाइब्रोसिस की वजह से जिनका लंग खराब हुआ, उनका ट्रांसप्लांट किया गया है। कुछ एक मरीज गिने चुने जो हैं जिनका किया गया है वेस्ट में। हमारी कंट्री में भी 1 या 2 ट्रांसप्लांट इस तरह के पहले हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में ये हमारा शायद पहला ट्रांसप्लांट होगा। इसमें जो एक कॉमनली यूनिफॉर्मली जो एक चीज देखी गई है वो ये कि लंग बहुत ही ज्यादा खराब होता है, और ये लंग जो है पूरी तरह से चेस्ट वॉल के साथ अडेयर्ड होता है, चिपका हुआ होता है। अंदर जहां पे हमको ट्रांसप्लांट करना है हाइलम पे, वहां की एनाटॉमी पूरी डिस्टॉर्टेड होती है। तो ओवरऑल ये लंग जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉयड और डिफिकल्ट टू ऑपरेट होता है। बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं इसमें। इस पेशेंट को जो है ऑपरेट करने के लिए हमको एक एक्मो मशीन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा जो है लंग चिपका हुआ था, और साथ में थोड़ा सा भी लंग को जो है सेपरेट करने की कोशिश करने पे पेशेंट डिसैचुरेट हो रहा था, साथ में उसके प्रेशर्स बहुत कम हो जा रहे थे। प्रेशर 40-50 का प्रेशर जो नॉर्मली 120-130 होता है, वैसा हो रहा। डॉक्टर राहुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो वैसे ही अगर किसी को लंग से जुड़ी हुई समस्या है तो एक बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा कोरोना अगर आपको हो जाता है तो क्योंकि सांस लेने में वहां परेशानी होती है तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि सफल ये ट्रांसप्लांट किया गया, तो ये एक राहत की खबर रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल चंदोला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आप जानिए आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब आपको दिलाने का। डॉक्टर आनंद शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी, हमारे साथ जुड़ गए हैं केएम मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर शुक्ला, बहुत स्वागत है आपका। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। विनीता तोमर हैं बड़ौद से हमारे साथ। विनीता, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम विनीता तोमर। मेरा क्वेश्चन है कि क्या छोटे बच्चों को कोविड-19 हो सकता है अगर उनको कोई भी लक्षण नहीं हो? बच्चों में तो इन्फेक्शन इसका कम होता है क्योंकि इम्यूनिटी बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। उसके 2-3 चीजें हैं। एक तो मदर का मिल्क उसको मिलता है, दूसरा मिल्क फेड होते हैं, थर्ड हम लोग बचा के रखते हैं बच्चों को। मेटाबॉलिज्म उन लोगों का हाई होता है, फेफड़े में कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होता है, कहीं रिजिडिटी नहीं होती, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वो समय समय पे खाते रहते हैं, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए कुल मिला के बच्चों को 12 साल के नीचे
वाले बच्चों को हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। 12 साल के ऊपर वाले को फार्माकोलॉजिकली माने दवाई के रूप में हम लोग एडल्ट कहते हैं। तो जो बच्चा है 10 साल से नीचे जो बच्चा है उसको ये शिकायत बहुत कम मिलती है। इसीलिए ये इंट्रानेटल भी नहीं है, माने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी नहीं है और छोटे बच्चों में भी नहीं है। बच्चे हमारे सुरक्षित तो बच्चों में कम संक्रमण देखा जा रहा है डॉक्टर शुक्ला, लेकिन जरूरी है कि एहतियात आप फिर भी रखिए। अगला सवाल विदुषी यादव चंडीगढ़ से पूछ रही हैं। मेरा नाम विदुषी है। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत को कई टीके मिलेंगे, क्योंकि बहुत से विकसित किए जा रहे हैं, क्या हम चुनेंगे कि कौन सा मिलेगा? देखिए 2-3 चीजें हैं जो, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो तीसरा चीज जो है एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। चौथी चीज उस पे क्लिनिकल ट्रायल इंडियन जीन का हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 4 चीजों को आप देखिए, नहीं तो पैसा भी खराब होगा और शरीर भी खराब होगा। क्योंकि ये एंटीवायरल वैक्सीन बना रहे हैं लोग, ये रिएक्शन भी करते हैं और बहुत से एंटीवायरस वैक्सीन जो है बेकार भी हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। जैसे हेपेटाइटिस सी का नहीं हुआ, इन्फ्लुएंजा का उतना कामयाब नहीं हुआ, इस तरीके से बहुत से वैक्सीन कामयाब नहीं हुआ, HIV का नहीं हुआ। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना है कि कम पैसा हो, स्टोरेज उसका 2 से 8 डिग्री तक ही हो, और तीसरी उसकी ट्रायल इंडियन जीन्स पे हुआ है कि नहीं, और सस्ती भी हो। ये नहीं कि आपने 10,000 का खरीद लिया इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के जीन अलग है और हम लोगों के यहाँ की जीन अलग है। जीन का मतलब होता है अपनी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी, पावर हाउस। तो अब उस अनुवांशिक पे कार्यकर और चेकिंग हुई है कि नहीं। अगर नहीं चेकिंग हुई है तो आप जोखिम न लें। जिन लोगों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पहले ट्रायल लेना चाहते हैं उनको आप देने दें। आपका बच्चा एक ही है और सही सलामत रहे। बच्चे पे लोग ज्यादा चिंता तो ये सारे सवाल हैं डॉक्टर आनंद, जिन पर कोरोना वैक्सीन को लेकर, जिस पर शायद आने वाले वक्त में जवाब भी लोगों को मिल जाए, क्योंकि अब फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे जैसे इस्तेमाल होगा लोगों पर, तब आपके इन जो सवाल हैं उनको लेकर भी जवाब जो है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल आज के अफवाह बनाम हकीकत में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से एहतियात बरतिए, ताकि जल्दी इस वैक्सीन की कोरोना की वैक्सीन आने तक आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। नमस्कार।